वेरी गुड मॉर्निंग एंड विश यू वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। आज जन्माष्टमी है। हाँ बॉस, सारे दिन एक जैसे लग रहे हैं लेकिन कुछ दिन बड़े स्पेशल भी होते हैं, उसकी तरफ भी ध्यान दो, उसे भी फुल टू एंजॉय करो। एंड पढ़ाई तो चलने वाली है क्वाइट ऑफ से, जब तक अटैम्प्ट नहीं हो जाता तब तक, है ना। ओके, बाय द वे फिलहाल बात कर रहा हूँ मैं ईएस सर। एसएम को पढ़ा रहे हो, एसएम का इंट्रो वाला लेक्चर तो अच्छा खासा था एंड आई होप सो उसमें ज़रा बहुत थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आया होगा। लेकिन क्वाइट ऑब्वियस से पहले ईआईएस एक पर्टिकुलर सेशन, ये लास्ट सेशन है विद रिगार्ड टू चैप्टर नंबर 2। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ लास्ट सेशन ही है, लेकिन एक छोटा सा एस्पेक्ट है जो मुझे कवर करना है, वो कवर कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग एसएम के ऊपर स्विच ऑफ करेंगे, है ना। फिलहाल सिर्फ फोकस करना ईआईएस के ऊपर चैप्टर नंबर 2। अच्छा, बाय द वे जो प्रीवियस सेशन मैंने कंप्लीट किया था तो उसमें हम लोगों ने बात किया था एक्सवीआरएल। आई होप सो एक्सवीआरएल के कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं आपके। एक्सवीआरएल एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग है जो सारे लिस्टेड कंपनी को फॉलो करना है एंड वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। इससे एडवांटेज ये है कि इन्वेस्टर को आसानी होती है चीज़ों को स्टडी करने में एंड ये आप जो फॉर्मेट में चाहो उस फॉर्मेट में एक्सवीआरएल डेटा को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा, मैं फिर से वो डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट वैसे भी हमारा प्रीवियस सेशन रिकॉर्ड सेशन था, 45 मिनट्स का लेक्चर था जो अब तक का सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन का सेशन रहा है एंड इसमें ऑलमोस्ट मैंने शुरुआत के 20 मिनट्स सिर्फ एक्सवीआरएल के ऊपर आपको अच्छा खासा इंट्रोडक्शन भी दिया था, ठीक है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी कंटेंट नंबर 2.10, कंटेंट नंबर 2.10 है ना, दैट इज एप्लीकेबल रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। मिला तुम्हें ये वाला पार्ट? बस ये पार्ट भी एक अच्छा खासा प्यारा सा छोटा सा एक पर्टिकुलर पार्ट है एंड इसमें भी एक एग्जाम क्वेश्चन इन्वॉल्व है। कौन सा एग्जाम क्वेश्चन है? अगर आप देखोगे कंटेंट में जाके तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि हाँ, एक वहाँ पे टेबुलर फॉर्म में एक कंपैरिजन काइंड ऑफ दिया है, तो वो कंपैरिजन एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो हमारे लिए वही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन फिलहाल हेडिंग के ऊपर फोकस करना है, एप्लीकेबल रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, है ना। वैसे बाय द वे प्रीवियस चैप्टर में भी हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया उसमें भी एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन की बात हुई थी, जहाँ पे सेक्शन 134 एंड 143 का हम लोगों ने अच्छा खासा डिस्कशन किया था। सेम उसी तरीके से जब मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ तो इसके रिलेशन में कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन हमें कंप्लाई करना होगा उसका यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कशन दिया है। तो चलो फिलहाल सभी के सामने मॉड्यूल्स अवेलेबल है, आई होप सो, एंड मॉड्यूल सामने रखना एंड आप जाओगे कंटेंट नंबर 2.10, है ना। चलो देखिए, एप्लीकेबल रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। व्हाट इज रेगुलेटरी कंप्लायंस? समझ में आ रहा है क्या? कंप्लायंस समझ में आता है क्या? कंप्लाई करना मतलब कोई एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करना एंड उससे आपने कितना कंप्लायंस किया उसके बारे में रिपोर्टिंग करना, है ना। तो फिलहाल व्हाट इज अ रेगुलेटरी कंप्लायंस, वो यहाँ पे एक छोटा सा एस्पेक्ट दिया है, उस पर फोकस करो। इन जनरल कंप्लायंस मीन, देखो पहले कंप्लायंस की डेफिनेशन दे रहा है। कंप्लायंस मीन कंफर्मिंग टू अ रूल सच एज स्पेसिफिकेशन, पॉलिसी, स्टैंडर्ड्स और लॉ, है ना। आगे में दिया गया कंप्लायंस से समझ में क्या, व्हाट डू मीन रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो देखो क्या बोल रहा है, रेगुलेटरी कंप्लायंस डिस्क्राइब्स द गोल दैट ऑर्गेनाइजेशन एस्पायर टू अचीव इन देयर एफर्ट्स टू इंश्योर दैट दे आर अवेयर ऑफ एंड टेक स्टेप्स टू कंप्लाई विद रिलेवेंट लॉज, पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, ठीक है। ब्रैकेट कंप्लीट। सर लर्न करना था? हाँ ना, सिर्फ दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने पढ़ा है, व्हाट डू मीन बाय कंप्लायंस एंड व्हाट डू मीन बाय रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। ओके चलो गुड। बट रेगुलेटरी कंप्लायंसेस मतलब फॉर एग्जांपल मेरा मेरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को स्पेशल एक्ट एप्लीकेबल होता है, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। तो उसके रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे मैंने कंप्लाई करना चाहिए, दैट इज अ रेगुलेटरी कंप्लायंस, ठीक है। इसके बाद सेकंड पैरा में चले जाना, वहाँ पे फर्स्ट लाइन है, रेगुलेटरी कंप्लायंस इज एन ऑर्गेनाइजेशन एडहेरेंस टू लॉज, रेगुलेशन, गाइडलाइंस एंड स्पेसिफिकेशन रिलेवेंट टू इट्स बिजनेसेस। ओके, रिलेवेंट टू इट्स बिजनेसेस, ऊपर देखो ये बड़ा प्यारा कीवर्ड है ना, इसमें पूरा का पूरा थीम छुपा है। सुनो, मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो क्वाइट ऑफ से कौन सा स्पेशल एक्ट मुझे अप्लाई होगा? यस, वो होगा कंपनीज एक्ट 2013। अगर मेरा प्राइवेट लिमिटेड का क्या कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप फॉर्म को क्वाइट ऑफ से कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होता, वहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविजंस है वो वहाँ पे फॉलो होंगे। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू योर नेचर ऑफ बिजनेस जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको लगते हैं या आपको जो एप्लीकेबल होते हैं उसका आपको ड्यूली कंप्लायंस देना है ना। आगे नेक्स्ट पॉइंट, वायलेशन ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस। यस, वायलेशन करोगे तो पेनल प्रोविजंस भी अट्रैक्ट होंगे। तो देखो क्या बोल रहे हैं, वायलेशन ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस रेगुलेशन ऑफर रिजल्ट्स इन लीगल पनिशमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन इन सम केसेस। डन यहाँ पे। ओके, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हो तो क्वाइट ऑब्वियस है आपके ऊपर पेनल प्रोविजंस अट्रैक्ट
होंगे एंड प्रोसिक्यूशन भी होगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट वन, बाय एंड लार्ज वी कैन क्लासीफाई, ये अच्छा पार्ट है। बाय एंड लार्ज वी कैन क्लासीफाई द कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इन 2 टाइप्स। कितने टाइप्स में डिवाइड करना है? 2 टाइप में डिवाइड करोगे। नंबर 1 जनरल एंड नंबर 2 स्पेसिफिक। जितने भी रूल्स एंड सॉरी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आप 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक तो बेसिक रूल्स है एंड एक स्पेसिफिक है। तो बेसिक मतलब इन जनरल, जो सभी को इन जनरल अप्लाई होता है, इन जनरल अप्लाई होता है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर नेचर ऑफ बिजनेस, है ना। एंड स्पेसिफिक मतलब अकॉर्डिंग टू योर नेचर ऑफ बिजनेस आपको पर्टिकुलर एक्ट भी कंप्लाई करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो इन दैट सिनेरियो एक स्पेसिफिक एक्ट है जो मुझे अप्लाई होता है, दैट इज कंपनीज है। मेरा पार्टनरशिप फॉर्म है तो वहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एक स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक एक्ट है जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को ही अप्लाई होता है। तो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करो। एक तो जनरल होता है, जनरल मतलब इन जनरल सभी कंपनीज को या सभी इंडस्ट्रीज को ये रूल्स फॉलो करना है एंड irrespective of nature of your business। एंड नंबर 2 स्पेसिफिक, जो आपके नेचर बिजनेस के हिसाब से आपको अप्लाई होता है, स्पेशली आपको अप्लाई होता है। ठीक है, चलो ओके नेक्स्ट वन। By and large, we can classify the compliance and regulatory requirement in 2 types as under number 1 general and number 2 specific, applicable to all irrespective of anything, and specific applicable to specific types of businesses only। ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट। ऊपर देखो सर, अभी तक आपने क्या पढ़ा है? मैं पढ़ा रहा हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 2.10 में पहला जो था रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। तो इसमें सबसे पहला एस्पेक्ट जो था वो था आपका कंप्लायंस। व्हाट डू मीन बाय कंप्लायंस, व्हाट डू मीन बाय रेगुलेटरी कंप्लायंस, ये सेकंड एस्पेक्ट था। इसके बाद जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक जनरल होता है और एक स्पेसिफिक होता है। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है? यस। ये लर्न करना था क्या? ना, लर्न वाला पार्ट नहीं था, ये सिर्फ इंटर था। ठीक है, अब आगे जाओ, है ना, आगे जाओ। ऊपर देखो, एक मिनट ऊपर देखो मेरी तरफ। यस। अब आगे जो मैं डिस्कशन ले रहा हूँ उसका एक बेस क्या है वो बता रहा हूँ, है ना। यूजुअली जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे तो वहाँ पे आपको जब ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप आपको जैसे बहुत सारा वर्क अलॉट होगा, है ना। टैक्स कैलकुलेशन वर्क कह सकते हैं आप, इनकम टैक्स के रिटर्न्स फाइल करने होंगे, टीडीएस के रिटर्न फाइल करने होंगे, जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करने होंगे, अमका एंड ढमका। ठीक है, तो यूजुअली हर ऑफिस में आपको ये सब चीज़ें मैन्युअली नहीं करना होता है। इसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है एंड वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आप आपका डेटा रिटर्न फाइलिंग प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। अब ऊपर देखना, पॉइंट ये है कि मान के चलो आपको एक ही पार्टी के रिलेशन में 2 टास्क दिए, एक तो उनके इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना है एंड जीएसटी रिटर्न भी फाइल करना है ना। तो हो सकता है आपके ऑफिस में 2 सेपरेट सॉफ्टवेयर हो, एक इनकम टैक्स का होगा और एक जीएसटी का। तो इनकम टैक्स के सॉफ्टवेयर में से आप आईटी रिटर्न फाइल कर सकते हो एंड जो आपका जीएसटी का सॉफ्टवेयर है तो जीएसटी के सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जीएसटी के रिटर्न फाइल कर सकते हो। इट मीन्स आपको ये 2 टास्क को परफॉर्म करने के लिए 2 इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल किए गए। ठीक है, क्लियर है? ये एक हो गया, है ना। सेकेंड ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये सेकेंड सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आपके पास ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है। व्हाट ऑल इन वन में इनकम टैक्स रिटर्न भी आप एक ही सॉफ्टवेयर, वही सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर में से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे वही सॉफ्टवेयर में से आप जीएसटी रिटर्न भी फाइल कर पाओगे। इसका मतलब ऑल इन वन मतलब एक ही सॉफ्टवेयर में आईटी रिटर्न भी फाइल हो रहा है एंड जीएसटी रिटर्न भी फाइल हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब मुझे यहाँ पे बॉयज लोग पूछ रहे हैं कि सर दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा है? ऑल इन वन बेटर है या इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर बेटर है? तो यहाँ पे ये 2 सिनेरियोस को कंपैरिजन किया है, समझ में आ रहा है? आगे जो टेबल दिया है वो यही 2 सिनेरियोस का कंपैरिजन दिया है। कंपैरिजन ये कर रहे हैं हम लोग कि whether ऑल इन वन सॉफ्टवेयर इज गुड और इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर फॉर पर्टिकुलर टास्क इज गुड, है ना। तो यहाँ पे 2 सॉफ्टवेयर अलग अलग मेंटेन करो या सर ऑल इन वन वाला सॉफ्टवेयर मेंटेन करो, दोनों में से बेटर कौन सा है? तो यहाँ पे उसके प्रोज एंड कॉन्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फोकस करो यहाँ पे। लास्ट कॉन्सेप्ट है चैप्टर का एंड ये पर्टिकुलर सेशन में ये वाला पार्ट
यहाँ जैसे कंप्लीट हो जाएगा मेरा ये पर्टिकुलर लेक्चर भी ओवर एंड आउट, ठीक है। चलो ओके डन। सर ये आप बार बार क्यों कहते हो कि कितने मिनट बचे हैं, 2 मिनट 5 मिनट? अरे हाँ ना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बॉयज़ को इससे हौसला मिलता है कि हाँ मैंने ना सिर्फ 5 मिनट और झेलना है, बाकी ये टॉपिक हो जाएगा, इस तरीके से। इसलिए तो जो थोड़ा सा ऐसा रहता है ना, यार एक बार सब बता तो दे कि कितने मिनट चलने वाला है सेशन, तो इनका जो माइंड लगा रहता है ना कि यहाँ भागना है वहाँ भागना है, तो इससे एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ अच्छा चलो रफली कंसिडर करो, सब 5 मिनट और खींचेंगे, 5 मिनट के बाद मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, यस काइंड ऑफ। ओके चलो गुड। सो कॉन्सेप्ट नंबर 2.10.2, वहाँ पे रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा दिया है, मिला तुम्हें? हाँ ऊपर देखो, टैली ERP 9 में एक फीचर दिया है, टैली ERP 9 में एक फीचर दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि आप यहाँ पे अकाउंटिंग भी कर सकते हो, एंड अकाउंटिंग के साथ अगर आप चाहो तो यहाँ से GST रिटर्न फाइल भी डायरेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब टैली ERP 9 ने ये ऑल इन वन सॉफ्टवेयर कर दिया। ऑल इन वन मतलब एक तो यहाँ पे अकाउंटिंग भी हो रहा है एंड यहाँ पे आपका GST रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस भी हो रहा है ना। तो जिन्होंने टैली ऑपरेट किया होगा उनको पता होगा कि टैली में से ही उन्होंने GST रिटर्न फाइलिंग का एक ऑप्शन दिया है। आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे डेटा अपने आप तैयार हो जाता है अकाउंटिंग के बाद, सिर्फ आपको क्लिक करना होता है एंड डेटा आपका साइट के ऊपर अपलोड हो जाएगा। तो ये ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है। सुनो अब देखो, regulatory compliance and accounting system are closely connected with each other. Most of the regulatory compliance requires accounting data and accounting data comes from accounting system. क्या कह रहा है? प्यारा सेंटेंस है। Most of the regulatory compliance requires accounting data and accounting data comes from accounting system. Yes, quite obvious है। इसके बाद there may be two approaches, double underline करो, दो approaches की बात कर रहा हूँ। There may be two approaches for making compliance requiring accounting data. अब compliance करना है तो यहाँ पे उसके दो approaches है। पहला approach कौन सा है? Using same software, using same software for accounting and tax compliance, जैसे मैं कहा all in one, लिख लो वहाँ पे ब्रैकेट में, all in one approach है ना। Using same software for accounting and tax compliance, Tally ERP 9 ये इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। इसमें अकाउंटिंग भी होता है, साथ में GST रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप चाहो तो वहाँ पे सेपरेट सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। जैसे बायस्कर में सिर्फ अकाउंटिंग होता है एंड GST का एक अलग से सॉफ्टवेयर ले लो, तो सेकंड अप्रोच है। सेकंड कौन सा है? यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर। क्या कह रहा है? यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस। डन? ओके चलेगा। तो ये दोनों में से बेटर कौन सा, उसका कंपैरिजन नीचे दिया है। मैं डायरेक्ट नीचे चार्ट के ऊपर जा रहा हूँ, वो टेबल के ऊपर जा रहा हूँ, उसके ऊपर फोकस करना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन है तो जम के नाचो, जितना नाचना है नाचो। ओके चलो फाइन। टेबल नंबर 2.10.1 एंड इसका निमोनिक ले लो। पहले तो ओवरऑल 4 या 5 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स है। इसका निमोनिक है E-फैक्ट। ओके हाय नहीं सर नहीं समझ में आया। अरे बाबा E-फैक्ट। ओके चलो चलो देखिए नंबर 1 ई पे से क्या था आपका? ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन। पहला ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन। फैक्ट एफ पे से फीचर्स एंड फैसिलिटीज। ओके ए पे से आ रहा है एक्यूरेसी, सी पे से आ रहा है कॉस्ट एंड टी पे से आ रहा है टाइम एंड एफर्ट्स रिक्वायर्ड। ठीक है चलो गुड। तो ये निमोनिक बहुत इजी है, एग्जाम अगर क्वेश्चन आया तो जम के लिखो। ठीक है चलो गुड। ई फैक्ट डन। नंबर 1। अच्छा मैं कौन सा यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत इजी गोइंग है, हमें सिर्फ कंपेयर करना है दोनों के प्रोज एंड कौन से यहाँ पे दिए है ना। चलो ओके, कौन सा बेटर है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, ये आपके एंड पे मैं दे रहा हूँ, आप डिसाइड करो कौन सा बेटर ऑप्शन है। चलो देखिए नंबर 1 ईज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन। आपको क्या लगता है दोनों में से इजीली कौन सा ऑपरेट होगा? देखो पहला टेबल है अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस सॉफ्टवेयर एंड यहाँ पे ओनली टैक्स कंप्लायंस सॉफ्टवेयर, मतलब पहला वाला अप्रोच ऑल इन वन है एंड वहाँ पे वो इंडिपेंडेंट अप्रोच है। चलो देखिए नंबर 1 ईज ऑफ सॉफ्टवेयर। यस अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस सॉफ्टवेयर ये लेस क्या कहते हैं फैमिलियर होगा, लेस इजी टू ऑपरेट होगा। द रीजन बीइंग देखो लेस एज दिस इज इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस, एवरीथिंग कनेक्टेड विद अदर एंड मेकिंग चेंजेस एट वन प्लेस में अफेक्ट अदर एस्पेक्ट आल्सो। इनका कहना है कि ऑल इन वन है तो क्वाइट ऑफ से कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे एंड डेफिनेटली जितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगे उतना ज़्यादा वो इजी टू ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है यहाँ पे क्या कह रहा है
It is more easy, there is more ease of software operation. The reason being, as this is used only for single purpose, that is tax compliance, it is less complicated and bound to be easy, है ना। तो फंडा सिंपल है, जितना ज़्यादा आप जम्बलिंग करोगे, जितना ज़्यादा डेटा इंटीग्रेट, जितने सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करोगे, उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। यस, ओके, चल नंबर 2, फीचर्स एंड फैसिलिटीज़। दोनों में से किस में ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगे? मेरे गट्स फीलिंग कह रही है कि यस, जो ऑल इन वन है उसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ नहीं होंगे, जबकि जो स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर वाला अप्रोच है, स्पेशलाइज मतलब जहाँ पे सिर्फ अकाउंटिंग हो रहा है एंड टैक्सेशन का सॉफ्टवेयर अलग है, तो वो पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगे। देखो क्या लिखा है, लेस, यस, फैसिलिटीज लेस है पहले अप्रोच में एंड सेकंड में मोर है। देखो, एज दिस सिस्टम इज नॉट एन एक्सक्लूसिव सिस्टम फॉर टैक्स कंप्लायंस, इट मे हैव लिमिटेड फीचर्स फॉर टैक्स कंप्लायंस। यस, क्वाइट ऑब्वियस है। टैली ERP 9 में ये ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है, तो ऑल इन वन में यस क्वाइट ऑब्वियस है, बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है। हाँ, रिटर्न फाइल आप कर सकते हो, लेकिन डाउनलोडिंग फैसिलिटी नहीं है एंड डेटा को रीअरेंज करने की भी फैसिलिटी नहीं है। लेकिन इसी के अगेंस्ट में अगर कोई स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर आप देखोगे तो उसमें ढेर सारे एडिशनल फंक्शंस अवेलेबल होंगे। कितने वर्ड्स हो गए? 2, टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड। पहले में क्या लिखा है? लेस एंड सेकंड में मोर। देखो, यस, टाइम्स एंड एफर्ट्स रिक्वायर्ड, काहे लेस बोल रहा है ये बोल रहा है कि जो ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है उसमें एफर्ट्स कम लगने वाला है। यस, द रीजन बीइंग, ऑल इन वन सॉफ्टवेयर जैसे टैली ERP 9 की बात कर रहा हूँ, तो टैली ERP 9 में अकाउंटिंग तो हो रहा है, आपको डेटा यहाँ से वहाँ सेकंड सॉफ्टवेयर में स्विच ओवर करने की जरूरत नहीं है। एक बार डेटा फीड हो गया तो वहीं पे जाके आपको GST ऑप्शन में चले जाओ, वहीं पे सारा डेटा प्रिपेयर हो जाएगा, अपने आप हो जाता है, वहीं से आप रिटर्न अपलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपका इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर अलग है एंड आपका टैली क्या कहते हैं रिटर्न फाइलिंग का सॉफ्टवेयर अलग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टैली में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना होगा और उसे लोड करना होगा आपको GST सॉफ्टवेयर में, तो इट टेक्स मोर टाइम, दैट्स व्हाई। देखो, यस, as this is an integrated system, time required to transfer data to compliance software is 0. yes, तो यहाँ पे आपको कहीं डेटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर या शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, जबकि यहाँ पे more, as this is a separate software, data from accounting software need to be put in this for preparation of return. यहाँ पे डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा। This may takes extra time and efforts. Done? Okay, चलो आगे के 2 कौन से? एक्यूरेसी किस में हाई किस में लो होगा? तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑल इन वन में एक्यूरेसी मोर होगा और यहाँ पे लेस होगा। इसके पीछे लॉजिक बता रहा हूँ, ऊपर देखो। लॉजिक ये है कि ऑल इन वन में आपको डेटा कहीं ट्रांसफर करना नहीं है। एक बार मैंने वहाँ पे अकाउंटिंग कर दिया, आपको सिर्फ वहाँ पे जाके GST के फंक्शन में जाना एंड वहाँ पे आपको ऑप्शन करना है रिटर्न फाइलिंग का, डेटा अपने आप अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल क्वाइट ऑब्वियस से हाई होगा, है ना। लेकिन सेकंड वाले एस्पेक्ट में जहाँ पे आपको टैली में से डेटा एक्सट्रैक्ट करके लोड का करोगे स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पे लोडिंग के टाइम पे माइट भी एरर होने के चांसेस है। अगर आपने गलत डेटा फीड कर दिया GST सॉफ्टवेयर में तो क्वाइट ऑब्वियसली गलत रिटर्न अपलोड हो जाएगा, इसलिए कह रहे हैं वहाँ पे एक्यूरेसी लो है एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन। एंड कॉस्ट वाइज कौन सा कॉस्टली होगा? मेरे हिसाब से ऑल इन वन कॉस्टली होना चाहिए। यस, मोर लिखा है वहाँ पे, देखो, इफ tax compliance feature is not available in accounting system, getting it customized may require some amount of cost which may be higher than buying a separate software. इनका कहना है कि ऑल इन वन सॉफ्टवेयर लोगे तो क्वाइट ऑब्वियसली अपने हिसाब से कस्टमाइज करोगे तो कस्टमाइजेशन के एडिशनल चार्जेस लगेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? लेस एज दिस इज अ स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर देयर शैल बी लेस कॉम्प्लिकेशन एंड द कॉस्ट आल्सो शैल बी लेस। सिंपल है, लॉजिक है। ओके, तो फाइन, फंडा क्लियर है। यहाँ पे आज जो मैंने प्यारा डिस्कशन किया था वो था आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2.10, एप्लीकेबल रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। जो भी कंप्लायंसेस है उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड करो। एक इन जनरल कंप्लायंस है जो सभी को फॉलो करना है, और एक स्पेसिफिक कंप्लायंसेस होते हैं जो स्पेसिफिक कंपनीज को ही एप्लीकेबल होते हैं। इसके बाद मैं आगे गया तो वहाँ पे उन्होंने बोल दिया, वहाँ पे जब कंप्लायंस की बात हो रही है तो वहाँ पे 2 अप्रोचेस हो सकते हैं। नंबर 1, एक तो आपका अकाउंटिंग भी एक ही सॉफ्टवेयर में हो रहा है एंड जो सॉफ्टवेयर में आपका अकाउंटिंग हो रहा है वहीं से आपका कंप्लायंसेस भी हो रहा है, जैसे मैंने आपको टैली ERP 9 का एक क्लासिक एग्जांपल दिया है। एंड सेकंड अप्रोच है अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर अलग होगा एंड कंप्लायंस के लिए आपका GST का सॉफ्टवेयर अलग होगा। तो एक ऑल इन वन है और एक इंडिपेंडेंट स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर है। तो ये दोनों का कंपेरिजन किया, दोनों में से बेटर कौन सा है, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पे लिए। इसका निमोनिक था ई फैक्ट एंड मेक श्योर कि ये जो पर्टिकुलर निमोनिक है इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, मोर और लेस
जैसा उन्होंने दिया है उसी फॉर्मेट में आपको डेटा को पुटअप करना है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए ये सेशन यहीं मैं कंप्लीट कर रहा हूँ एंड मेक श्योर कि इसके बाद जो सेशन होगा वो लास्ट होगा एंड उसमें मैं क्या कवर करने वाला हूँ। सर चैप्टर तो हो गया ना, चैप्टर नहीं हुआ, अभी भी बचा है। अगर आपको याद होगा तो बीच में एक अमेंडमेंट वाला पार्ट है जिसमें कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल दिए थे, ABCDE काइंड ऑफ, है ना। ये सारे कैटेगरीज हमारा डिस्कशन का पार्ट बचा है। तो मेक श्योर कि जब मैं नेक्स्ट सेशन में जाऊंगा तो वो सेशन में हमें ये सारा पार्ट कंप्लीट करना है। एंड एक रिक्वेस्ट है कि वो जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है सिर्फ अपने अपने लेवल पे रॉ अंडरस्टैंडिंग लेके कंप्लीट करके रखना, मतलब एक रफ अंडरस्टैंडिंग ले लेना कि मैं वहाँ पे क्या डिस्कशन करने वाला हूँ। इससे एडवांटेज क्या होगा, कॉन्सेप्ट जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो इजीली क्रैक होंगे। तब तक के लिए सायनारा एंड हैव अ ग्रेट डे। फिर से मिलेंगे। विश यू वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। बाय बाय।